नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक नई क्लास में। आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि सर साइंस और एसएसटी की क्लास शुरू कीजिए, तो उसमें से साइंस की क्लास आज मैं शुरू कर रहा हूं। पहले भी काफ़ी सारी साइंस की क्लास मेरी तरफ से आप लोगों को मिल चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ जाइए, आप देखिए। ये क्लासेस आपकी सीटेट में, एचटेट में, केवीएस में, अलग अलग एग्जाम्स में हेल्प करेंगी। और जो एनसीईआरटी का पेपर देने वाले हैं, सीबीएसई का पेपर देंगे अभी, उनके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें मैंने एनसीईआरटी को ही पढ़ाया है। अब एनसीईआरटी एक ऐसी चीज़ है ना जो हर एग्जाम का आधार होती है, बेस होती है। चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे थे तब, चाहे आप आगे चलकर नौकरी पाना चाहोगे तब, सारी चीज़ों में एनसीईआरटी बहुत मेन रोल प्ले करती है। तो यहाँ आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने वाले हैं, मतलब सूक्ष्म जीवी जो होते हैं वो देखने वाले हैं कि सूक्ष्म जीवी अच्छी चीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक अच्छी चीज़ है या एक बुरी चीज़ है। इन दोनों में हम आज फैसला करेंगे कि इन दोनों में से क्या है। ठीक, तो ये स्पेशल एनसीईआरटी नोट्स की सीरीज है आप लोगों के लिए डेडिकेटेड। तो इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी क्लास में आप लोगों को क्या कुछ और देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं यहां से। तो यहां सबसे पहली चीज आप लोग देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उन्हें हम किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात बैक्टीरिया, दूसरी फंजाई, तीसरी प्रोटोजोआ और चौथी एल्गी। अब इसको आप हिंदी में भी देख सकते हो, जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। तो ये क्या रहते हैं? ये कुल मिला के रहते हैं इतने छोटे छोटे जीव जो आप लोगों को कई बार हेल्प भी करेंगे और कई बार आप लोगों को दुखी भी करेंगे। अब किस तरीके से क्या चीज़ रहेगी, इनकी क्या मैकेनिज्म रहता है और क्या डिफरेंसेस रहते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। बैक्टीरिया क्या रहता है? बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक कंप्लीट क्या रहेगा, इसका सेल रहेगा, एक सेल रहेगा इसका। ठीक, मतलब ये कि ये अपने आप में एक सिंगल सेल में मौजूद रह सकता है, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है। लेकिन उसके बाद भी ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने के बाद अपना असर दिखाता है, कई बार नेगेटिवली, कई बार पॉजिटिवली। ये अलग अलग जगह पाया जा सकता है, आपके खाने में भी, पौधों में भी, आपके अलग अलग पशुओं में पाया जा सकता है, इंसानों में भी पाया जा सकता है, अलग अलग जगह पाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद है भाई, इसके बाद अगर मैं एक और नाम लूं तो वायरस। अब मैं यहां लिख देता हूं वायरस, जो यहां मेंशन्ड नहीं था। तो वायरस जो होता है वो कैसा रहता है? वो इससे छोटा रहता है। इसको क्या बोलते हैं? हम विषाणु बोलते हैं। तो ये जो विषाणु है ये जीवाणु से छोटा रहेगा। और ये मान लो कि जो वायरस है वो आधा सेल होता है। कितना सेल होता है? आधा सेल होता है, मतलब इसकी कोशिका पूरी नहीं होती। इस वजह से इसे क्या चाहिए होता है? इसे सहारा चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक रोबोट है, वो रोबोट का हाथ अलग है, पैर अलग है, तो वो अलग अलग जो हिस्से हैं वो अपने आप में एक विषाणु है। जब तक उन्हें बाकी शरीर नहीं मिल जाता तब तक वो किसी काम के नहीं है। इस वजह से जो वायरस है, आपने कई बार सुना होगा कि वायरस अगर इंसान के शरीर में है तो जिंदा है, शरीर से बाहर निकल गया तो मर जाएगा, उसके बाद वापस से अगर उसे शरीर मिल जाए तो फिर से जिंदा हो जाएगा। तो ऐसा मरने जीने वाला इसका कंसेप्ट नहीं है। इसका कंसेप्ट है ये कब सक्रिय होगा और कब निष्क्रिय होगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या समझना जरूरी है? उसके लिए आपको समझना ये जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है कि शरीर से बाहर निकलने के बाद ये निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप में पूरा है ही नहीं। एक उदाहरण के लिए ये मान लेते हैं, एक इंसान जिसका सिर नहीं है, जैसे मैं हूं, अगर मेरा यहां से ऊपर का सिर नहीं होता तो आप मुझे एक वायरस की तरह समझ सकते हो। कैसे? कि जब तक मुझे मेरा सिर नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खा सकता और मैं निष्क्रिय रहूंगा, ऐसे आप मान सकते हो। ठीक, तो सेम यही काम होता है वायरस का कि जब तक ये किसी चीज को प्राप्त ना हो जाए, कोई शरीर ना मिल जाए इसे, तब तक ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, एक और चीज की इसमें वायरस में और बैक्टीरिया में और क्या फर्क है? बैक्टीरिया को बहुत इजीली मारा जा सकता है अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करके, लेकिन वायरस को मारना काफी ज्यादा क्या हो जाता है? टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसका भी आंसर सेम है, क्योंकि ये शरीर के अंदर चला जाता है। अब आप ये कहोगे शरीर के अंदर तो बैक्टीरिया भी जाता है, लेकिन इन दोनों की ना प्रोसेस अलग होती है।
कैसे प्रोसेस अलग होती है? आप सभी को यह पता है कि इंसान का शरीर किससे बना है? छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है, ठीक। अब जो बैक्टीरिया है ये अपने आप में क्या है? एक सेल है। तो ये अगर शरीर के अंदर एंटर कर भी जाता है तो बैक्टीरिया सेल अलग है और इंसानी सेल अलग है, लेकिन ये क्या है? ये अपने आप में पूर्ण सेल है ही नहीं, तो इसे पूरा होने के लिए किसी दूसरे सेल की मदद पड़ती है। तो जब ये शरीर के अंदर एंटर करता है तो ये शरीर के अंदर जाकर भी सेल के अंदर चला जाता है। मतलब ये कि जैसे शरीर में आत्मा, ठीक, तो उसी तरीके से क्या रहती है? जो दवाई होती है, अगर वो वायरस को मारने का भी काम करे तो वो गलती से क्या कर देगी? इंसानी सेल को भी मार देगी। तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वायरस को मारना। जैसे शरीर से आत्मा को निकालना मुश्किल होता है, शरीर से किसी अंग को तो आप निकाल सकते हो लेकिन आत्मा को नहीं निकाल पाते। तो सेम इसी तरीके से आप मान सकते हो कि वायरस एक आत्मा है जिसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही जटिल कार्य है, ठीक। इसी वजह से जो अभी कोविड-19 है वो काफी ज्यादा दुखी कर रहा है। उसके बाद आता है फंजाई, फफूंद। फफूंद जो रहता है वो कई बार आप लोगों के लिए अच्छी चीज का भी काम करेगा, कई बार बुरी चीज का भी काम करेगा। अब इसमें क्या चीज रहती है? इसमें चीज ये रहती है कि जो फंजाई है या जो आपकी फफूंद रहती है वो अगर पेंसिलिन बना दी जाए, पेंसिल नहीं कह रहा हूं, पेंसिलिन अगर बना दी जाए तो क्या होगी? वो बैक्टीरिया को मार देगी, ठीक। बैक्टीरिया को मार के इंसान को कई सारी बीमारियों से बचा सकती है। क्या? फफूंदी। अब कई बार क्या रहता है कि यही फफूंदी हमारे लिए नुकसानदायक बन जाती है। कैसे नुकसानदायक बन जाती है? अगर ये हमारी रोटी में, ब्रेड में लग जाए और उसके बाद हम उसे खा जाएं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो सेम जैसे ये कई जगह फायदेमंद होते हैं और कई जगह नुकसानदायक होते हैं, सेम वैसे ही ये भी कई जगह फायदेमंद होती है, कई जगह नुकसानदायक होती है। अब बैक्टीरिया कैसे फायदेमंद होता है भाई? अलग अलग जगह होता है, अभी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। जैसे लैक्टोबैसिलस होता है, राइजोबियम होता है, अलग अलग होते हैं, बताऊंगा आगे चलकर। तो आप ये बात समझे कि फफूंदी जो होती है वो कई बार फायदेमंद होती है, कई बार नुकसानदायक होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी अलग अलग बीमारियों का कारण बनता है। और उसके बाद एल्गी भी आप ब्लू ग्रीन एल्गी आपने सुना होगा। तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो फायदेमंद है। और कई जगह ऐसा भी होता है कि नुकसानदायक हो जाते हैं, ठीक। तो यहां तक आपने क्या समझा है? यहां तक आपने ये समझा है कि ये जो चीजें हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये कंप्लीट सेल्ड है, ये हाफ सेल है और ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पूरे सेल है। अब कुछ चीजें ग्रुप में पाई जाती हैं और कुछ चीजें अकेली पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एल्गी है तो ये अकेला पाया जा सकता है, ये ग्रुप में नहीं होता। लेकिन जैसे बैक्टीरिया है ये ग्रुप में ही पाया जाएगा, फंगस है ग्रुप में ही पाई जाएगी, वायरस भी कई बार अकेला पाया जा सकता है। लेकिन हाँ, जब इनको अटैक करना होता है तो कोई एक सिंगल वायरस काम नहीं कर पाता, तो ज्यादा वायरस की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या है भाई? ये इनमें डिफरेंस है, कौन ग्रुप में पाया जाएगा, कौन इंडिविजुअल पाया जाएगा। ये इंडिविजुअल पाया जाता है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी ठीक ठाक होता है और ये अपने आप को सपोर्ट कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि किस चीज से क्या हो सकता है, ये चीज हम देखेंगे अब। तो यहां थोड़ा सा ध्यान दें, क्या बताया गया आप लोगों को? विषाणु मतलब वायरस जो होते हैं ये भी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीवियों से भिन्न होते हैं। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े से अलग होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। मतलब ये कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? वो अपना खाना कई बार खुद भी बना लेते हैं। जैसे कि एल्गी है तो वो क्या करता है भाई? वो या शैवाल है आपका, ये क्या करता है? ये अपना खाना कई बार खुद भी बना लेता है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। लेकिन जो मोस्टली रहते हैं वो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब और आगे थोड़ा सा देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं और विषाणु जो अभी पिक्चर में दिखाए गए थे ये कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा या खांसी ये विषाणु के द्वारा होती हैं। ये डिसीज बताई गई है आपको। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? खांसी हो गई, जुकाम, इन्फ्लुएंजा मतलब अलग अलग प्रकार के फ्लू। ये किसकी वजह से होते हैं? ये वायरस की वजह से होते हैं, विषाणु की वजह से होते हैं, ठीक।
कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो और खसरा भी विषाणु की वजह से ही होता है। अब इनके लिए क्या बनाई जाती है? इनके लिए वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन क्या चीज होती है वो एक बार थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊंगा, वो समझो। जैसे मान लीजिए कि धरती पे जितने भी इंसान हैं वो वायरस हैं, ठीक? तो इन सभी वायरस में से कुछ जो है वो बहुत स्ट्रांग है और कुछ जो है वो वीक है। सेम वैसे ही जैसे इंसान होता है, कुछ लोग शरीर से बहुत बलवान होते हैं और कुछ लोग बहुत ही कमजोर होते हैं, ठीक? कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ इंसान कुछ एक हिस्से अपने काम में नहीं ले सकते, जिनको पैरालिसिस हुआ होता है। तो सेम वैसे ही वायरस भी है, कुछ वायरस कमजोर होते हैं या कुछ वायरस की डेड बॉडी मिल जाती है, तो उसको इस्तेमाल करके उनकी वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक? अब वैक्सीन क्या होती है भाई? वैक्सीन उन मरे हुए या उन कमजोर विषाणुओं की क्या होती है? डेड बॉडी होती है, उसको शरीर में एंटर करवाया जाता है। एंटर करवाने के बाद जो शरीर है उसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। एंटीबॉडीज का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि हमारा देश है भारत, इस पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तो हमें पता है कि पाकिस्तान को कैसे पीटना है। 4-5 बम डाल दो, एक आध एयर स्ट्राइक कर दो, पाकिस्तान वहीं खत्म है, ठीक? तो हमें तरीका पता है। लेकिन मान लो कि हमारे भारत पे या हमारी धरती पे एलियंस हमला कर दें, हमें कुछ आइडिया नहीं कि उनसे कैसे लड़ना है। हो सकता है वो हमसे बहुत एडवांस हो सकता है कि वो फायर प्रूफ कपड़े पहनते हो सकता है वो बुलेट प्रूफ हो सकता है बुलेट प्रूफ की जगह वो बॉम्ब प्रूफ भी हो सकता है वो मिसाइल प्रूफ भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें पता ही नहीं कि उनसे लड़ना कैसे है, ठीक? तो सेम यही क्या होती है? सेम होती है वैक्सीन। जब आपके शरीर में वैक्सीन डाल दी जाती है तो आपके बॉडी में क्या हो जाती है? एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं और आपके शरीर को यह समझ में आ जाता है कि आने वाली बीमारी से लड़ना कैसे है, ठीक? तो इसी वजह से बचपन में ही बच्चे को कई सारे टीके लगाए जाते हैं। वो टीके क्या होते हैं? वो वैक्सीन ही होती है, ठीक? इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। अतिसार, मलेरिया, ये किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। टाइफाइड और क्षय रोग मतलब टीबी जो होते हैं ये जीवाणु की वजह से होते हैं, मतलब बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो ये कुछ ऐसे आप लोगों को बीमारियों के नाम बताए हैं कि कौन किससे होती है। तो आगे चल के और डिटेल में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीवी है, वो किन सिचुएशंस में नुकसानदायक होगा और किन सिचुएशंस में फायदेमंद होगा। तो यहां से शुरुआत करते हैं। ये क्या है? ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है? इसमें होते हैं वायरस, इसमें होता है बैक्टीरिया, इसमें होती है फंगस और इसमें होता है प्रोटिस्टा, ठीक? तो ये क्या होते हैं? ये चार आप मान सकते हो। एल्गी भी इसमें आप मान सकते हो, इसमें नाम जोड़ देते हैं एल्गी, ठीक? उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। ये कैसे होते हैं? कुछ लिविंग थिंग्स में होते हैं और कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब ये दो इनकी कैटेगरी है। ये लिविंग थिंग्स होते हैं, ये जिंदा चीजें हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, जो आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसके लिए आपको कोई ना कोई उपकरण लगेगा, जिसका नाम क्या होता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक चीजों को देख सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म चीजों को देख सकता है, ठीक? अब थोड़ा सा ये समझे कि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं। उनको मेजर करने के लिए हमें ऐसे यूनिट्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि माइक्रोमीटर या नैनोमीटर या इन सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये क्या होती है भाई? ये जिंदा चीजें होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? जिंदा चीजें हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की होती हैं, जो इतनी छोटी होती हैं कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते जब तक कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र मतलब माइक्रोस्कोप ना मिल जाए हमें। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हार्मफुल भी हो सकते हैं और ये यूजफुल भी हो सकते हैं। हार्मफुल कब होते हैं वो देखें। ये फैल सकते हैं और इनको कैसे रोका जा सकता है? बार बार हाथों को धोना चाहिए। अगर आप हाथों को धोगे तो जो भी जैसे वायरस है या बैक्टीरिया है ये फैलेगा नहीं, ठीक? और स्टेरिलाइजिंग मतलब अल्कोहल का इस्तेमाल करके आप लोग इनसे बच सकते हो, ठीक? अब यूजफुल कब होंगे? ये यूजफुल जब होंगे तो जैसे लोगों को
खाना बनाने में हेल्प करेंगे और मेडिसिन बनाने में हेल्प करेंगे। मेडिसिन मतलब वैक्सीन बनाने में हेल्प करेंगे, और खाना बनाने में मतलब जैसे कि आप लोग दही बनाते हो, कैसे बनाते हो, खट्टा डालते हो दूध में, उसके बाद वो पूरी दही में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लैक्टोबैसिलस होता है, तो वो क्या है, वो भी बैक्टीरिया है, तो खाना बनाने में हेल्प होती है। आप लोग केक कैसे बनाते हो, केक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, केक बनाने के लिए भी इन सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। फर्मेंटेशन, जो बियर बनती है वो कैसे बनती है, वो भी फर्मेंटेशन से बनती है, किण्वन से बनती है। ठीक, अब फर्मेंटेशन के बारे में आगे चल के आपको बताऊंगा। कई बार आप देखते होंगे कि जो छोले भटूरे बनते हैं तो उनमें जो भटूरा होता है वो फूला हुआ होता है। क्यों? उसमें भी सेम चीज होती है, ईस्ट का यूज किया जाता है। तो ये जो सब चीजें हैं ये यूजफुल होती हैं। अब यूजफुल और कैसे होती हैं कि इकोसिस्टम में अपना रोल प्ले करती हैं, कैसे, चीजों को डिकम्पोज करके। आपने देखा होगा कि कोई सूखी हुई पत्ती है या कोई गला हुआ सड़ा हुआ खाना है, वो कहीं पड़ा हुआ है, कुछ दिन के बाद वो खत्म हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काम करना शुरू कर दिया था, और उसे डिकम्पोज करना कहते हैं। ठीक, उसे डिकम्पोज करना कहते हैं, चीजों को मिला देना, मिट्टी में खत्म कर देना उन्हें। ठीक, और उससे क्या होता है, पोषण जो है वो रिसाइकिल हो जाता है, जो पोषक तत्व होते हैं वो रिसाइकिल हो जाते हैं। जैसे हमने क्या खाया, हमने खाया खाना, और उसके बाद सुबह निकाल दिया अपशिष्ट पदार्थ, वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहीं जाके गिरा दिया गया है। ठीक, अब वो मिट्टी में गिर गया, मिट्टी में गिरने के बाद माइक्रोस्कोप्स ने काम करना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो उसमें न्यूट्रिशन था वो वापस से मिट्टी में मिला दिया। जो मिट्टी में मिल चुका पोषण है वो पौधे इस्तेमाल करेंगे, और उन पे फल लगेंगे, उन फलों को हम खा लेंगे और फिर से कल सुबह निकाल देंगे। तो ये क्या है, ये साइकिल होती है, न्यूट्रिशन साइकिल होती है। तो ये क्या कर रही, ये लगातार चलती रहेगी। अच्छा, अब उसके बाद और आगे बढ़ते हैं भाई। नुकसानदायक क्यों होते हैं? नुकसानदायक इसलिए होते हैं क्योंकि ये बीमारियां फैलाते हैं। बीमारियां फैलाते हैं कैसे? जैसे कि टीबी हो जाएगी, एड्स हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अब कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको बचाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ठीक कैसे करोगे? साइंटिस्ट ने डेवलप कर रखा है क्या, अलग अलग वैक्सीन्स को, अलग अलग मेडिसिन को। ठीक, सो सिंपल, कंप्लीट। आपने ये डायग्राम समझ लिया, इसको शॉर्ट में एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, एल्गी, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि ये जीवित होते हैं, और जीवित होने के साथ साथ ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, ये सूक्ष्म मतलब लेवल के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अब ये क्या होते हैं भाई, ये नुकसानदायक भी हो सकते हैं और ये फायदेमंद भी हो सकते हैं। नुकसानदायक कब होते हैं? जब ये बीमारियां फैलाते हैं, और वो बीमारियां ठीक की जा सकती हैं कब? जब साइंटिस्ट कोई दवाई का इजाद कर दे या वैक्सीन बना दे। ठीक, इस तरीके से। अब जब ये फायदेमंद होगा तो कैसे चलेगी इसकी साइकिल? तो ये लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा खाना बनाने में और मेडिसिन बनाने में, और पर्यावरण के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा चीजों को डिकम्पोज करने में और उनका पोषण वापस से मिट्टी में मिला देने में। ठीक, अब जब ये नुकसानदायक था तो क्या था, ये फैल सकता था। तो अगर इसे फैलने से रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? हाथों को धोना पड़ेगा, और अल्कोहल, जैसे कि आप लोग आजकल क्या इस्तेमाल करते हो, वो फुसफुस जो होता है, सैनिटाइजर, तो सैनिटाइजर जो होता है उसका आप लोग इस्तेमाल करते हो। तो ये चीज हुई। उसके बाद आगे देखते हैं, जब बीमारियां होती हैं तो किस प्रकार की होती है? ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, जिसे आप टीबी बोलते हो, एड्स हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। ठीक, तो ये कंप्लीट आपका डायग्राम है जो आपको समझाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और वो कैसे कैसे काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है फर्मेंटेशन के बारे में, किण्वन के बारे में। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। ठीक, अब जो लुई पाश्चर थे, इन्होंने क्या बताया कि जैसे आप लोग सुना होगा आप लोगों ने, जौ का इस्तेमाल करके, गेहूं का इस्तेमाल करके, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके उनको फर्मेंट करके उनसे बियर बनाई जाती है। ठीक, तो जो बियर होती है उसमें और भी कई सारी चीजें डाली जाती हैं। तो उसमें कैसे काम रहता है, जो चीनी होती है, जो शुगर होती है, वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है? वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है।
और अल्कोहल में कन्वर्ट होने के बाद क्या आती है, उसमें से गंध आती है, उसमें से स्मेल आती है। तो जैसे आप लोग कहते हो ना कई बार कि बियर की बोतल खुलते ही आप लोगों को पता चलता है, या शराब की बोतल खुलते ही पता चलता है कि इसमें से बदबू आ रही है, तो वो जो बदबू होती है आप क्या बोलते हो, ये अल्कोहल की बदबू है। पर वो एक्चुअल में अल्कोहल की बदबू क्या है, वो पहले कभी शुगर हुआ करती थी जो अल्कोहल में फर्मेंटेशन के दौरान कन्वर्ट कर दी गई और अब वो स्मेल कर रही है। ठीक, तो सेम वैसे ही जैसे कि आपका सैनिटाइजर है, उसमें से आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगता होगा कि इसमें तो दारू की स्मेल है, तो वो जो स्मेल होती है वो अल्कोहल की स्मेल है। और ये जो अल्कोहल है ये क्या है, ये शुगर का कन्वर्टेड रूप है, ठीक, फर्मेंटेड रूप है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज 1857 में हुई थी। अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट है आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं भाई, क्या लिखा गया है यहाँ पे, यहाँ बताया गया है जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं और कुछ अन्य प्रतिजैविक भी देते हैं। प्रतिजैविक क्या होते हैं भाई, प्रतिजैविक होते हैं आपके एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या चीज होती है, एंटीबायोटिक्स एक ऐसी चीज होती है जो आप लोगों के अंदर उपस्थित जैसे कि बैक्टीरिया है उसको मारने का काम करती है, लेकिन अगर वो अत्यधिक मात्रा में ले ली जाए या वो बिना प्रेस्क्रिप्शन के ले ली जाए तो वो क्या होगा, बीमारी के जीवाणुओं को मारने के साथ साथ आपके शरीर के जो अच्छे जीवाणु हैं उनको भी मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन बन जाती है जिसको लिमिट में लो तो फायदेमंद, लिमिट से ज्यादा लो तो आप ही के लिए नुकसानदायक बन सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत जो है वो सूक्ष्म जीवी होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स का स्रोत होते हैं, रिसोर्स होते हैं या सोर्स होते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवी को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। मतलब या तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है या उनका जो रिप्रोडक्शन है उनको रोक देगी या फिर उन्हें मार देगी। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिजैविक दवाइयां या फिर एंटीबायोटिक्स उन्हें बोलते हैं। ठीक, तो आपको मेरे हिसाब से समझ आया होगा कि एंटीबायोटिक असल में क्या है। एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके या उनको बेस रख के बनाई गई कुछ दवाइयां हैं। जैसे फंगस का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया को मारा जाता है, तो ये क्या है, पेनिसिलिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक, पेनिसिलिन के अलावा और भी कुछ रहती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए खाली उन्हीं का नाम मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई, सन 1929 में क्या हुआ। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर क्या किया, प्रयोग किया, मतलब शोध किया, मतलब एक प्रैक्टिकल किया। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पे हरे रंग की फफूंद, मतलब जो ग्रीन जो फंगस होती है, हरे रंग की फफूंद छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने ये देखा कि जो फफूंद है वो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रहा है। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद के द्वारा मारे भी गए हैं। तो इस तरीके से क्या हुई, ग्रीन फंगस जो होती है, जो फफूंद होती है, उससे पेनिसिलिन का निर्माण हुआ। इसको क्या बोला गया, इसको एंटीबायोटिक बोला गया। तो पेनिसिलिन का निर्माण किसने किया था, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यह चीज आप लोग याद रखें। ठीक, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यार इतना देर इतना बंद मत हो, एक आध बार चलता है, सारे दिन बंद होता रहेगा, पढ़ाऊंगा कैसे मैं। ठीक है, आगे सुनो भाई, नेक्स्ट है भाई आप लोगों के लिए कि जो मादा एनोफ्लीज होती है, जिसका ये आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये मच्छर है। और इससे क्या होता है, इससे मलेरिया होता है। अब इसमें ऐसा क्या है कि जिससे मलेरिया होता है, तो इसके पेट में आप देख रहे हो कुछ कालापन है। ये जो कालापन है ये क्या है, ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक परजीवी होता है। ठीक, ये क्या करता है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, उसी में जाके रहता है, उसी में जीता है। अब जिसमें ये चला जाए, जैसे मान लो कि ये इसका डंक है, ये क्या है, डंक है। जब भी मच्छर काटता है तो क्या करता है, आपके खून में अपना पाइप डालेगा, डंक डालेगा और उससे खून चूस लेगा। तो उसके साथ साथ क्या होता है, ये खून में ये प्लाज्मोडियम भी छोड़ देता है। अब जो प्लाज्मोडियम इसने छोड़ा है उसकी वजह से उस व्यक्ति को मलेरिया हो सकता है, फिर बुखार आएगा, उसे ठंड लगेगी, उसे फिर उसे अलग अलग दवाइयां देनी पड़ेंगी।
कौन सी दवाई देनी पड़ेगी, कुनैन दवाई देनी पड़ती है। और ये किससे बनती है, ये सिंकोना पेड़ की छाल से बनती है। ठीक, हालांकि अब तो और भी अलग अलग दवाइयाँ आ चुकी हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आ चुकी है, बहुत सारी अलग अलग दवाइयाँ हैं। ठीक, लेकिन एक समय पहले क्या हुआ करता था कि सिंकोना पेड़ की छाल से कुनैन नाम की दवाई बनती थी। अब आगे बढ़ते हैं, मान जा भाई। हाँ जी, तो क्या रहता है कि जो एडीज मच्छर होता है उससे क्या होता है, उससे डेंगू होता है, और ये भी वायरस का ही वाहक होता है। जो वाहक होते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको पैथोजन बोला जाता है, या उनको रोगाणु बोला जाता है। ठीक, मतलब ये वेक्टर रहेंगे, ये है वेक्टर। जैसे ये आपका मादा एनोफ्लीज है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर। लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम है, ये क्या हो गया, ये हो गया पैथोजन। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग इनको समझ सकते हो। और आगे बढ़ते हैं भाई, किससे क्या होता है जरा देख लिया जाए। तो मानव रोग यहां है, और किस किस से वो होते हैं वो जरा आपको बता देते हैं। मानव रोग में क्षय रोग जो जीवाणु से होता है, वायु के माध्यम से फैल सकता है। खसरा जिसको मिजल्स बोलते हैं, ये वायरस की वजह से होता है और ये वायु से फैल सकता है। चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होता है, और ये वायु से या डायरेक्ट संपर्क में आने से, जैसे हाथ मिला लिया, उससे फैल सकता है। पोलियो ये भी वायरस से होता है और पानी और हवा से फैल जाता है। ठीक, अब लेकिन पोलियो हमारे काफी ज्यादा कंट्रोल में है, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया हमने। हैजा जो है वो जीवाणु से फैलता है और गंदे पानी और भोजन से फैलता है। उसके बाद टाइफाइड जो है ये भी जीवाणु से फैलता है और पानी से ज्यादा फैलता है। उसके बाद हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरस की वजह से फैलता है और जल से फैलता है। मलेरिया ये प्रोटोजोआ से फैलता है और मच्छर की वजह से फैलता है। ठीक, तो ये कुछ मैंने आप लोगों को डिसीज के नाम बताए, और किस वजह से, मतलब कौन से सूक्ष्म जीव से फैलते हैं वो बताया, और उनका क्या माध्यम होता है संचरण का, वो बताया आपको। अब संचरण रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो होते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब जो फैल सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक वो किसी न किसी माध्यम से फैल सकती हैं। अब थोड़ा सा हमने देखा कि मनुष्यों में क्या बीमारियां होती हैं, अब थोड़ा सा पौधों में देख लेते हैं। नींबू कैंकर क्या होता है भाई, जीवाणु की वजह से फैलता है और वायु इसका माध्यम होता है। गेहूं का रस्ट जिसको हम व्हीट रस्ट बोलते हैं, ये कवक की वजह से होता है और वायु और बीज की वजह से फैलता है। भिंडी का पीत ये जो होता है ये भी वायरस की वजह से फैलता है और कीट मतलब कीड़ों की वजह से होता है। गेहूं का रस्ट आप में से कई लोगों ने देखा होगा, जब गेहूं के पत्ते थोड़े से ब्राउन होने लग जाते हैं तो उसको व्हीट रस्ट बोलते हैं। सेम वैसे जैसे लोहे में जंग लगता है, कुछ वैसा ही दिखाई देता है। अब ये क्या चीज है भाई, ये प्रिजर्वेशन का एक तरीका है। क्या बताया गया यहाँ पर पाश्चुरीकरण के बारे में बताया गया है। तो ये पाश्चुरीकरण कैसे होता है वो थोड़ा सा आप कंसेप्ट को समझे कि दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रिजर्वेशन करना है, उसका संरक्षण करना है। मैं हमेशा आप लोगों को संरक्षण में और प्रतिरक्षण में दो आपको डिफरेंस बताता हूं, जिसको हम कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो जो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन होता है वो क्या होता है, कंजर्वेशन में हम कभी भी चीज को खत्म नहीं होने देते, लेकिन प्रिजर्वेशन में क्या होता है, जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक उसे खराब नहीं होने देते। समझा आपने बात को? कंजर्वेशन का मतलब है कि हम उसे कभी भी खत्म नहीं होने देंगे, और प्रिजर्वेशन का मतलब है जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक उसे खराब नहीं होने देंगे। ठीक, तो ये दो अलग अलग डिफरेंसेस हैं। अब थोड़ा सा देखिए पाश्चुरीकरण क्या होता है, दूध को प्रिजर्व करने का तरीका होता है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करते ये हैं कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक उबाला जाता है, और उसके बाद अचानक से उसे ठंडा कर दिया जाता है, फिर उसे कर देते हैं पैक। ठीक, पैक कर देते हैं और उसके बाद भेज देते हैं आप लोगों के पास। जो आप थैली वाला दूध लेते हो वो पाश्चुरीकृत दूध होता है, बिल्कुल सेफ होता है। कैसे? क्योंकि जो सूक्ष्म जीवी होते हैं जो हानिकारक भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं कि थोड़ा ऐसा टेम्परेचर ढूंढते हैं जिसमें वो मल्टीप्लाई हो सके, जिनमें उनका वर्धन हो सके, जिसमें वो बढ़ सके। तो वो टेम्परेचर जो होता है वो गुनगुने टाइप का टेम्परेचर होता है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर होता है, उसमें वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो क्या इलाज है इनको मारने का? या तो दूध को बहुत ठंडा कर दो, बिल्कुल फ्रीज कर दो, बर्फ जमा दो, या फिर बिल्कुल उबाल दो।
लेकिन पाश्चुरीकरण क्या कहता है? पाश्चुरीकरण कहता है बहुत ज्यादा उबालोगे तो उसके पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे और बहुत ज्यादा उसे जमा दोगे तो भी वो ठीक बात नहीं है। तो ये क्या करता है, ये 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड उबाल के अचानक से ठंडा कर देता है। जब ये उबाला था तो क्या हुआ था, इसके जीवाणु मर गए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो मर गए, और उसके बाद जब ये बिल्कुल ठंडा कर दिया गया तो एक आध जो बचा था वो एडजस्ट नहीं कर पाया और वो तब मर गया, निष्क्रिय हो गया। उसके बाद ये आप लोगों के पास भेज दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई कि जो लुई पाश्चर थे, लुई पाश्चर जो थे उन्होंने ही पाश्चुरीकरण की खोज की थी। अब लुई पाश्चर ने एक और खोज भी की थी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, वो आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने फर्मेंटेशन की खोज की थी, किण्वन की खोज की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है आप लोगों के लिए, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल कैसे काम करती है और इसे कैसे समझना है वो जरा ध्यान दें। सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं कि हमारी वायु में, हमारे वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है। वो जो नाइट्रोजन है वो कई बार तड़ित, तड़ित का मतलब होता है बिजली, जो आपको देखने को मिलती होगी कई बार जब बादल गड़गड़ाते हैं तो आपको दिखाई देती होगी। तो तड़ित के द्वारा क्या होता है, वो नाइट्रोजन थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद वो कहाँ पहुंच जाती है, वो पहुंच जाती है मिट्टी में जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं उस रूप में। ठीक, और इस रूप से वो क्या होती है, वो आगे उन जीवाणुओं के द्वारा जो वापस से उसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं वहां पहुंच जाती है और उससे सीधा हमारे वायुमंडल में आ जाती है। तो ये हुआ एक चक्र कि नाइट्रोजन को बिजली के द्वारा स्थिरीकृत किया गया, मिट्टी में जो यौगिक होते हैं उन तक पहुंचाया गया और उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्होंने वापस से उसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया और वो वापस से वायुमंडल में पहुंच गए। ये हुआ एक चक्र। अब दूसरा चक्र कौन सा है वो देखो। दूसरा चक्र कहता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कहां गई, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु जैसे कि नीले हरे शैवाल जो होते हैं उनके द्वारा स्थिरीकरण किया गया, मतलब उनको फिक्स किया गया और उनकी वजह से क्या हुआ, जीवाणुओं द्वारा स्थिरित जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में परिवर्तित हो गई, मतलब कुछ ऐसे रूप में परिवर्तित हो गई जिसे पौधे अब इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर क्या हुआ कि मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं उस रूप में जब वो पहुंची तो पौधों ने उसे इस्तेमाल कर लिया यहां, लेकिन ये मैं आपको साइकिल बताऊंगा बाद में, पहले यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो यहां क्या हुआ, यहां मिट्टी तक पहुंच गई है वो एक अलग यौगिक के रूप में, कंपाउंड के रूप में। अब ये जो यौगिक है ये अलग अलग जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उनके द्वारा कन्वर्ट कर दिया गया वापस से और उसे वापस से गैस में तब्दील कर दिया गया। गैस में तब्दील करने के बाद वापस से वो वायुमंडल में पहुंच गई। तो ये दूसरा राउंड हुआ उसका। ठीक, एक अलग चक्र है ये, ऐसा नहीं है कि पहले यहां से जाएगी फिर यहां से जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, वापस से रिपीट करता हूं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को किसके द्वारा, अलग अलग जीवाणु और नीले हरे शैवाल के द्वारा कन्वर्ट किया गया अलग अलग यौगिक के रूप में। ये यौगिक पहुंचे मिट्टी में, मिट्टी में इन्हें मिले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने वापस से इसे गैस में कन्वर्ट कर दिया और ये वापस पहुंच गई वायुमंडल में। ठीक, ये इसका एक अलग राउंड था। अब एक तीसरा राउंड सुनो। तीसरे राउंड में क्या होता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो कहां आई, वो आई यहां जीवाणु और नीले हरे शैवाल के द्वारा कन्वर्ट कर दी गई एक अलग यौगिक में। वो यौगिक जो था वो पहुंचा मिट्टी तक, मिट्टी से खींच लिया पौधों ने, पौधों ने जब वो खींच लिया तो जंतुओं के द्वारा, अलग अलग एनिमल्स के द्वारा वो पौधे या उनसे बने उत्पाद खा लिए गए। जब वो उत्पाद खाए गए तो उन्होंने उत्सर्जन किया, मतलब एक्सक्रीशन किया। एक्सक्रीशन जब किसी ने किया, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने कोई फल खाया है तो कल सुबह निकालूंगा अभी, तो ये क्या हुआ कि जब वो अपशिष्ट पदार्थ निकला तो वो कहां गया, मिट्टी में गया। अब मिट्टी से वो कहां गया, मिट्टी से वापस से उसे अलग अलग जीवाणुओं ने गैस बना दिया और गैस बनाने के बाद क्या हुआ, अब तुझे चेंज कर देते हैं भाई पेन को। हाँ जी,
तो उसके बाद क्या हुआ कि मिट्टी के बाद ये पहुंचा जीवाणुओं के पास, जीवाणुओं ने इसे वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया और ये वापस वायुमंडल में पहुंच गया। ठीक, ये इसका तीसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्कल था। वापस से बताते हैं क्या है। पहले वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ये आई वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो थी वो जीवाणुओं के पास और नीले हरे शैवाल के पास, तो इन्होंने इसे एक अलग यौगिक में कन्वर्ट कर दिया और ये जो यौगिक था ये पहुंचा मिट्टी के पास, मिट्टी से ले लिया पौधों ने, पौधों ने बनाए फल, फलों को ले लिया अलग अलग इंसानों ने और पशुओं ने खाना खा के उन्हें उत्सर्जन कर दिया, मतलब एक्सक्रीशन कर दिया, निकाल दिया अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। और वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो वापस से मिट्टी में आया, मिट्टी से वो गया जीवाणुओं के पास जहां उसे वापस से नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया गया और वो पहुंच गया वापस से वायुमंडल में। इस तरीके से ये तीसरा राउंड हुआ। तो ये 3 अलग अलग संभावित राउंड है, मतलब 3 अलग अलग संभावित चक्र है। किसी भी चक्र के माध्यम से नाइट्रोजन आगे पीछे जा सकती है। ठीक, तो ये 3 चक्र थे। कौन से? पहला चक्र था इसका ये, ठीक, दूसरा चक्र था इसका ये, और तीसरा चक्र था इसका ये 3 चक्र होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ढंग से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इसका मतलब ये कि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अपने आप को स्पीड देने में। स्पीड देने में मतलब कई बार क्या होता है, पढ़ाई छोड़े हुए काफी समय हो जाता है ना, तो इंसान की स्पीड छूट जाती है अंडरस्टैंडिंग की। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक ही चीज को बार बार सुनना, देखना, पढ़ना पड़ता है। तो इस वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ में आएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन के कुछ तरीके। ये प्रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है थोड़ा सा, और कुछ मैंने फूड पॉइजनिंग को इंक्लूड किया है यहां पर। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, मतलब जो खाद्य विषाक्तीकरण होता है वो क्या होता है? तो खाद्य विषाक्तीकरण होता है कि जब सूक्ष्म जीवी कई बार क्या करते हैं, कुछ ऐसा पदार्थ बनाना शुरू कर दें जो इंसान के लिए हानिकारक है और उसके बाद इंसान उसे खा जाए। जैसे मान लो कि दाल बनाई आपने आज, ठीक, फ्रिज में रखना भूल गए, कल तक वो बाहर रखी रही, उसके बाद उसमें फंगस लग गई, फंगस ने कुछ ऐसा पदार्थ बना दिया जो इंसान के लिए ठीक नहीं है, पर अगले दिन उस व्यक्ति ने बिना चेक किए कि दाल ठीक है या खराब है उसने उसे खा लिया, तो क्या हो जाएगा, उसे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक, तो ये फूड पॉइजनिंग क्या होती है, ये सूक्ष्म जीवियों के द्वारा जो कुछ विषाक्त पदार्थ बनाए जाते हैं गलती से उनको ग्रहण कर लेने की वजह से होती है। अब प्रिजर्वेशन की बात आएगी। प्रिजर्वेशन क्या होती है, जब तक हम चीज को खा के खत्म ना कर दे तब तक वो सही रूप में रहे, खाने लायक रहे, उसे प्रिजर्वेशन बोला जाता है या प्रतिरक्षण बोला जाता है। उसमें क्या क्या तरीके होते हैं? पहला तरीका होता है केमिकल के माध्यम से। केमिकल कौन कौन से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? सोडियम बेंजोएट। और दूसरे नंबर पर कौन सा इस्तेमाल होता है? सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। ये दूसरा केमिकल है। इनको इस्तेमाल करते हैं पैक फूड में। जब कोई फूड पैक किया जाता है तो उसमें इनकी छोटी सी मात्रा इस्तेमाल की जाती है। कई बार जब आप रैपर देखते हो किसी खाद्य चीज का तो उसमें पलट के देखना, पीछे इनमें से किसी एक का नाम लिखा मिलेगा, ज्यादातर आपको ये लिखा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका होता है नमक का इस्तेमाल करके। जैसे मान लो मछली है, मछली ऐसा तो है नहीं समुद्र में निकलते ही के साथ आपके घर पे आ गई, तो उसको अगर आपको बचाना है या आपके घर पहुंच चुकी है उसे आपको बचाना है, तो उसे नमक के अंदर आप अगर लेपित करके रखोगे या उसे पैक करके रखोगे तो वो ज्यादा समय तक बची रहेगी। तीसरा पॉइंट होता है भाई शुगर के लिए, जैसे कि मुरब्बा होता है तो उसे शुगर में डाल देते हैं, चाशनी में डाल देते हैं, तो भी चीजें सुरक्षित रह जाती हैं। चौथा पॉइंट है भाई ऑयल या फिर विनेगर। जैसे अचार बनाते हैं तो क्या करते हैं कि तेल में या फिर सिरके में उसे डाला जाता है ताकि वो लंबे समय तक बचा रहे। पांचवा पॉइंट, चीजों को उबाल कर या फ्रीज करके, मतलब उबालने को क्या बोलते हैं? उबालने को, हाँ ये तो खुद हिंदी है भाई। तो उबालना और प्रशीतन, मतलब ये 2 चीजें होती है जिनसे कुछ समय के लिए चीजों को बचाया जा सकता है। दूध को फ्रीजर में रख दो तो भी बचा रहेगा और दूध को उबाल दो तो भी बचा रहेगा। तो ये क्या होता है, ये प्रिजर्वेशन के तरीके होते हैं। ठीक, तो यहां तक भाई हमारी आज की क्लास थी। और बाकी अगर कुछ लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कुछ क्लासेस हैं जो मैं तैयारी बैच में चलाता हूं। एक पेड बैच है ये,
जिसकी फीस होती है मात्र 299 रुपये, जो किसी भी ट्यूशन फीस से कम होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टीवी हमेशा बंद रहता है, भाई चल जा भाई चल जा। हाँ जी, तो इसमें क्या रहता है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियोज मिलती हैं। जैसे कि मैथ्स पेडागोजी आजकल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो इसमें मैंने आपको मूल्यांकन की विशेषताएं, मापन, अंकन और परीक्षा में अंतर, और मूल्यांकन और आंकलन में अंतर, ये सब चीजें पढ़ाई। फिर उसके अलावा ये हिंदी पेडागोजी है, जिसमें आपको मैंने भाषा की चुनौतियां और विकार बताए, भाषा का महत्व और व्याकरण बताई, शिक्षण के पायदान बताए, शिक्षक के गुण बताए क्या होने चाहिए। इसके अलावा ये मैंने आपको क्या करवाया था, ये मैंने आपको इंग्लिश पेडागोजी करवाई थी। इंग्लिश पेडागोजी में मेंटल रिटार्डेशन जो होती है उसको डायग्नोस क्यों करते हैं या वो उसके कारणों का क्यों पता लगाते हैं, वो सब चीज़ें बताई। इसके अलावा डिसऑर्डर्स और मेंटल रिटार्डेशन कंडीशन के बारे में बताया, रोल ऑफ स्पीकिंग और रोल ऑफ लिसनिंग के बारे में बताया। तो ये तैयारी बैच है जो टेट एग्जाम वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी टेट एग्जाम दे रहे हो। तो अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी ये जो साइंस और एसएसटी की क्लासेस हैं ये एनसीईआरटी वालों के लिए भी रहेंगी। अगर कोई स्कूल में पढ़ता है तो उसे भी आप रेफर कर सकते हो समझने के लिए। ठीक, तो यहाँ के लिए इतना ही भाई। जाने से पहले लाइक और शेयर जरूर करके जाना वीडियो को, और आप फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। तो इसको यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखें अपना और पढ़ते रहें हमेशा।